आप सभी को स्वागत है नेट जेआरएफ अचीवर्स यूट्यूब चैनल को। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एनईपी 2020 क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आते हैं, चलो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे पहला आता है विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब सरकार ने किस तरह से सपना देखा है, क्या विजन रखा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए। पहला पॉइंट है एन एजुकेशन सिस्टम दैट टू बी कंट्रीब्यूट टू एन इक्विटेबल एंड वेरिएंट नॉलेज सोसाइटी बाय टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि पहले जो एजुकेशन आता था उसमें ऐसा सब कुछ नहीं हो पाता था जिसमें कि इक्विटेबल या पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को कंट्रीब्यूट करे, एजुकेशन सिस्टम कंट्रीब्यूट करे कि सोसाइटी के साथ बच्चा मिल पाए और उसके साथ साथ उसको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दिया जा सके। और एजुकेशन ऐसा ना हो कि सिर्फ सीमित बच्चों के पास सिमट करके रह जाए, ये सभी को जो है प्राप्त होना जरूरी है। तो इसी वजह से एजुकेशन टू ऑल यहाँ पे ये कीवर्ड डाला गया। नेक्स्ट है डेवलप्स ए कीप सेंस of respect towards the fundamental rights, duties, constitutional values, bonding with one's country, and conscious awareness of one's roles and responsibility in a changing world. एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि पहले खुद में चेंज करना, उसके बाद पूरे दुनिया को चेंज करने का कैपेसिटी रखना। तो इस पॉइंट में कहा गया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हुए बिना, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बरकरार रखते हुए, बॉन्डिंग्स को बनाते हुए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे कंट्री के साथ अवेयर रहना एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करते हुए हम क्या करें, एनईपी 2020 को एक्सेप्ट करें। उसके बाद कहा गया नंबर 3 में इंस्टिल स्किल्स, वैल्यू एंड dispositions that to be supports responsible commitment to human rights, sustainable development goals and living and global well-being, therapy reflecting a truly global citizen। तो इसमें हमारे जो स्किल्स हैं उसको एक्सेप्ट करना, वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हुए जितने भी हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उन सभी को एक्सेप्ट करते हुए एसडीजी गोल को भी एक्सेप्ट करते हुए हमारे ह्यूमन राइट्स को या हमारे जो एनईपी 2020 है उसको फुलफिलमेंट करना जरूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं उसका भी वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। और इसके अंदर क्या है, पूरे ग्लोबली हम जो है हमारे एजुकेशन को पहुंचा सकें और हमारा ऐसा विजन हो कि जिसमें कि हमारे स्किल्स को वैल्यू दिया जा सके। इसके अंदर ये सब बातें कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि की प्रिंसिपल ऑफ एनईपी, कौन कौन से प्रिंसिपल को लेकर के हम चलेंगे। रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड द लोकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब हमारे देश एक जो है अलग अलग विविध भाषाओं में, विविध कल्चर में बटा हुआ देश है और यहाँ पे हम बच्चों को अपने ही लैंग्वेज में, अपना ही लैंग्वेज मतलब अपने ही मातृभाषा वाला लैंग्वेज में उसको समझाएं तो वो बहुत अच्छे से समझेगा और लोकल कंटेक्स्ट को लेकर के उसको एजुकेशन दिया जाए तो वो अच्छे से उस चीज को पकड़ पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया, नेक्स्ट पॉइंट इक्वलिटी एंड इंक्लूजन एज द concrete stones for all the education decision। तो बच्चे के अंदर इक्वलिटी का भावना और इंक्लूजन या उसके अंदर पूरी तरीके से कंक्रीट रह करके उसको एजुकेशन देना, इसके ऊपर बात कहा गया है। उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हमारे देश में बहुत सारे कम्युनिटी रहते हैं
तो उनको एनकरेज करते हुए, एक फैसिलिटेटर रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी अचीव कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, हमारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी बहुत ही ध्यान में रखा गया है। उसके बाद और एक ज़्यादा बड़ी चीज़ कहा गया है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करना इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर, दिव्यांग स्टूडेंट्स एंड इन द एजुकेशनल प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट। तो हम इस तरह का टेक्नोलॉजी को यूज करें जिसमें कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर किसी तरह का बैरियर ना आए, हम बैरियर मूव कर सकें। उसके साथ साथ दिव्यांग स्टूडेंट्स को, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, जो कि ब्लाइंड पर्सन्स हैं या अनदर वो सुन नहीं सकते, इन सारे स्टूडेंट को भी अच्छी तरीके से प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ उनको जो है टीचिंग प्रोवाइड किया जा सके। तो इसका अनदर फर्दर हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा और हम अच्छी तरीके से एजुकेशन को ले पाएंगे। यही उसका मेन मोटो है। अनदर पॉइंट इज emphasize to be concrete, conceptual understanding। तो हम कंसेप्ट के ऊपर लर्न करना, from to the examples given, one or more examples to connect the real world. This is the key features of NEP 2020. That's why we have used the real world examples to route the learning to a very important factor of our NEP 2020. Unique capabilities. यूनिक कैपेबिलिटीज के अंदर क्या होता है कि रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाइंग द आइडेंटिफाई देम इनटू द ईच स्टूडेंट। तो यूनिक कैपेबिलिटीज को हमारे अंदर बिल्डअप करना, रिकॉग्नाइज करना और ईच स्टूडेंट को एक अच्छे से, सभी स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट मीन सभी स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद आता है critical thinking and creativity to encourage the logical decision and making and innovation। तो जब हम critical thinking करेंगे, अच्छे से अच्छा जो है नए से नए विचार लाएंगे, तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगा। तो हमको NEP 2020 को जानने से पहले इस चीज़ों को बहुत अच्छे से जानना है कि एनकरेज करना लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए और मेकिंग एंड इनोवेटिव आइडियाज and creativity knowledge to base on that situation you have occurring and you have arrived at that point to some critical thinking and critical creativity knowledge, how you have to gain and making some innovative ideas to apply in real world। तो ये सब क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर यहाँ पे बात किया गया है। और कंटिन्यूस रिव्यू, हम जब कोई चीज क्या करते हैं कि कंटिन्यूस रिव्यूज लेते हैं, तो बच्चा कितना सीख पा रहा है उस चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। बेस्ड ऑन सस्टेन्ड रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट बाय द एजुकेशनल एक्सपर्ट्स, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा रेगुलरली असेसमेंट किया जाए और बेस्ड ऑन टू द सिचुएशन सस्टेन्ड रिसर्च, बेस्ड ऑन सस्टेन्ड रिसर्च। तो जितने भी रिसर्च हो रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें कि मेन फोकस रखें रेगुलर असेसमेंट एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को, कि बोला जाए एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को कि आप जा कर के देखें और कंटिन्यूसली रिव्यू लेने की कोशिश करें। तो हमने यहाँ पे कुछ जो है की फीचर्स ऑफ NEP 2020 के ऊपर बात किया। अब आगे की ओर चलते हैं और कुछ जो है यूनिवर्सल एक्सेस टू द अर्लियर चाइल्ड केयर एंड टू एजुकेशन, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है, तो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इसके ऊपर यहाँ पे बात किया गया है। और ये यूनिवर्सल एक्सेस है। और अर्लियर चाइल्ड ECCE, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ECCE का मतलब क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्लियर चाइल्डहुड
मतलब जो बच्चा पहले से क्या हो रहा है कि तैयार हो रहा है कहाँ पे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो उसको किस तरह का एजुकेशन दिया जाए। पहला स्टेप यहाँ पे एक एक स्टेप दिया गया है। पहले स्टेप में क्या है कि जब बच्चा स्कूल में अपना पैर रखेगा तो मल्टी फेसेड, फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द इंक्वायरी बेस्ड ऑन लर्निंग। तो उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, उसको रटाना है, मतलब कोई चीजों के अंदर उसको लाना है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, मल्टी लेवल बनाना है। उसके साथ साथ प्ले बेस्ड एक्टिविटी, प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड इंक्वायरी वेस्ट लर्निंग करना है, उसको खेलते हुए सिखाना है और बहुत सारे ऐसे चीजों के ऊपर बात कराना है जैसे कि उसको इंटरेस्ट आए। तो बच्चा जैसे कि स्कूल जाने के लिए रेडी हो, इस तरह के सिचुएशन में ना आए कि वो रो धो करके स्कूल जाए ना, वो क्या करे, स्कूल जाए तो हंसते हुए जाए और वहां पे जाकर के फ्लेक्सिबल हो और मल्टी लेवल के साथ वो प्ले बेस्ड स्कूल के अंदर एंटर कर सके और एक्टिविटीज को उसके अंदर लाने की, नए नए चीजें सीखने की और उसके अंदर इंक्वायरी। छोटा बच्चा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पूछता है, उसके अंदर इंक्वायरीज डेवलप होते हैं। तो इस तरह से उसके अंदर इंक्वायरीज डेवलप हो, तो इसके ऊपर जो है मल्टी फेस्ड होना है, ना कि एक चीज सिर्फ रटाते फिरो, उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की बात भी यहाँ पे कहा गया है। अनदर पॉइंट, यूनिवर्सल एक्सेस फॉर द चाइल्ड या for the children for 3 to 6 year access to be free, safe, high quality ECCE at to be आंगनबाड़ी, preschool और बाल वाटिका। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो चिल्ड्रन 3 से 6 साल के अंदर हैं उनको एक्सेस टू फ्री, उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए। लेकिन यहाँ पे भी फ्री एजुकेशन मिल रहा था, पहले 1 नंबर स्टेप में भी फ्री एजुकेशन मिल रहा था, लेकिन जब बच्चा 2 नंबर स्टेप में भी जाएगा तो उसको भी फ्री एजुकेशन मिलेगा। तो फॉर द चिल्ड्रेन of the 3 to 6 year access to free education, safe, हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे उसको हाई क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर अच्छे से अच्छे चीजें सिखाया जाए, जैसे कि ECCE अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर जो चीज कौन कौन से संस्था आते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, इन सभी को ध्यान में रख करके इस चीजों को रखा गया है। तो इस तरह से हमने सेकंड स्टेप भी पूरा किया। उसके बाद आता है प्रिपरेटरी क्लास, जैसे कि प्रायर टू एज ऑफ 5 every child will move to be preparatory class और बाल वाटिका there is before class 1। तो जब बच्चा क्या करे, प्रिपरेटरी क्लास में जाए, बाल वाटिका में जाए, तो उसको प्ले वाला नॉलेज या रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हुए चीजों को सिखाना और वो उनका जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो कुछ भी या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जो कुछ भी है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक बाल वाटिका में रहने वाले जो टीचर्स हैं उनके ऊपर बेसिक फंडामेंटल्स चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको नॉलेज दे और जिसके अंदर बच्चा खेल सके, कूद सके और उनके माइंड में ऐसा विचार ना हो कि एजुकेशन एक तरह का हमारा हमको थोपा गया है, ऐसा ना हो, वो अच्छी तरीके से फाउंडेशन बनाते हुए सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, जब बच्चा क्या होता है, फाउंडेशनल लर्निंग curriculums to for the education group 3 divided into the two parts for age 3-6 ECC and age 6 to 8 class 1 and 2 प्राइमरी स्कूल्स। जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाएगा तो उसके अंदर बहुत ही चीजें डेवलप हो चुके होंगे और वो पहले स्टेज से जो है नीचे की ओर आ रहा है और वो अच्छी तरीके से समझ गया होगा कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द एजुकेशन, और वो बच्चा अच्छे से अपने मदर टंग में सभी चीजों को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से हमने कुछ जो है स्टेप्स को समझे और यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म भी दिए हुए हैं, उसको भी याद रख लेना जरूरी है। एच
implementations to be joined the carried out by the Ministry of HRD, Human Rights Development and Women and Child Development, WCD, Women and Child Development, और HFW इसका मतलब है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इंक्वायरी यूनिवर्सल एक्सेस टू द एजुकेशन एट ऑल लेवल। सभी लेवल में क्या हो कि बच्चा अटेंटिव हो टू एंश्योर एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी टू ऑल द चिल्ड्रन। सभी बच्चा जो है उसको क्या हो सके कि एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। हमारे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, इलिटरेट ना रहे। brings back drop outs to brings drop out children back to school। जो बच्चा जो है ड्रॉप आउट कर चुका है या उसको किसी भी वजह से एजुकेशन के अंदर जा नहीं पाया, उसको भी स्कूल में एंटर करना और उसका नॉलेज को डेवलप करना, ये भी इसका जो है एक पार्ट है। एंड अल्टरनेटिव सेंटर्स, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स, यहाँ इसके अंदर अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव चीज़ों को याद दिलाना और एजुकेशन को इतना इंटरेस्ट बना देना कि बच्चा वो सीखे ही सीखे। प्री ट्यूटरिंग सुटेबल्स एंड ऑल द कैटेगरीज बिजनेस एंड पर्सनल प्रेजेंटेशंस। और इसके अंदर जो हमारा प्री ट्यूटरिंग है उसके अंदर सुटेबल चीज़ों को और सभी कैटेगरीज के अंदर, बिजनेस के अंदर या पर्सनल प्रेजेंटेशन के अंदर भी हम क्या करें, एजुकेशन को ला सकें और यहाँ पे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। उसके बाद आता है लर्निंग आउटकम्स। फोकस विल बी ऑन द अचीविंग डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स टू ऑल द लेवल्स। मतलब क्या सीख रहा है बच्चा उसको भी ज़्यादा जानना और बच्चा किस तरह से सीख रहा है और लर्निंग आउटकम्स क्या आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात किया गया है। बिल्ड स्कूल प्रमोटिंग बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल philanthropical organizations to the build the schools। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को तैयार करना और जो वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट्स हो उन सभी के अंदर बच्चा अच्छे से सीख पाए और वहाँ पे जा करके नए नए चीज़ों को डेवलप हो पाए, उसके माइंड में नए नए चीज़ें आ पाए, इसके ऊपर भी बात किया गया है। मल्टीपल पाथवेज, multiple pathways to be learning involving both formal and non formal education mode। मतलब क्या होता है मल्टीपल पाथवे, बच्चे के पास सिर्फ पढ़ करके एक ही फील्ड में जाने की उसका जिद ना हो, अलग अलग फील्ड में फॉर्मल नॉन फॉर्मल वेज में भी उसको एजुकेशन दिया जाए और उसको ज़्यादा लर्निंग बेस या इन्वॉल्व to the formal and non-formal educations to build up their minds and acquire the knowledge with a perfect sense। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पाथवेज को एक्सेप्ट करते हुए हम लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कौन कौन से एक्सपेक्टेड आउटकम्स निकलेंगे या इन सब चीज़ों को हम जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास कौन से चीज़ें निकलेंगे या गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा या एक्चुअली में गवर्नमेंट को फ़ायदा हो या ना हो, बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। Universalizations of access for ECCE to be secondary and ensure the equality and inclusions। तो क्या है कि इसमें इक्वलिटीज को डेवलप करना, यूनिवर्सलाइजेशंस को डेवलप करना, बच्चा सभी बच्चों के पास जो है क्या पहुंच सके कि एजुकेशन पहुंच सके, ये जो है बन जाएगा। ब्रिंग्स टू बैक टू कोर्स आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस, मतलब जितने भी स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर क्या होगा कि उनका बेसिक नॉलेज डेवलप होगा और वो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। Attempt to be SDG goal, sustainable development goals of the returning all the children in the school until completions of secondary education। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलिटरेट ना रहे, इलिटरेट नंबर का इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूव क्वालिटी एंड अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पे जितने भी
इम्प्रूव क्वालिटी करना है, किसका अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो सकें कि लिटरेट हो सकें, इसके ऊपर भी बात किया गया है। फोकस ऑन टू द 21th सेंचुरी स्किल्स इन द टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट्स। तो इसके अंदर भी क्या कहा गया है कि जब बच्चा क्या हो सके 21 सेंचुरी के अंदर टीचर भी डेवलप हो, लर्निंग प्रोसेस भी डेवलप हो, असेसमेंट प्रोसेस भी डेवलप हो, इन सभी चीज़ों को डेवलप करने के बारे में बोला गया है। रिसोर्स शेयरिंग स्कूल्स कम्प्लेक्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स क्या हो सके, शेयरिंग प्रोसेस में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए इंटरेस्ट हो सके, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे करके इसका आउटकम्स के ऊपर विचार किया गया है। इफेक्टिव गवर्नेंस, सेपरेशन ऑफ पावर एंड टू बी कॉमन नॉर्म्स। तो यहाँ पे बोला गया है जो गवर्नमेंट है वो इफेक्टिव बन सके और जितना भी पावर्स है वो सेपरेशन हो सके, एजुकेशनल पावर अलग, रेलवे पावर अलग, हेल्थ पावर अलग, अलग अलग जब रहेगा तो सेपरेट रहने के साथ साथ वो इफेक्टिव भी बनेगा। ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर इन द लर्निंग, मतलब जब स्कूल में क्या हो सके कि क्या हो रहा हो, बच्चे को पढ़ाया जा रहा हो, उसके अंदर लैंग्वेज एक बैरियर बन करके ना आए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में लैंग्वेज भी एक समान हो, टीचर उतना हार्ड लैंग्वेज ना बोले जिसके अंदर की बच्चा समझ ना पाए। तो इसी वजह से क्या होना चाहिए कि ओवरकमिंग द लैंग्वेज बैरियर को कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करना है, अट्रैक्शन बनाना है, और लैंग्वेज को इतना मधुर बना देना है कि जैसे कि बच्चा कॉमन से कॉमन चीज़ों को भी समझ में आ सके। कॉमन स्टैंडर्ड फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल एजुकेशन, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, जैसे कि हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पैसा लूटते हैं, और उन सभी चीज़ों को कॉमन स्टैंडर्ड में बना देना, प्राइवेट स्कूल को भी एक कैटेगरी के अंदर ला करके रख देना कि आप इतने पैसे से ज़्यादा पैसा, एक भी पैसा ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉमन स्टैंडर्ड डेवलप होगा। अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग सर्कुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, मतलब अब न्यू एजुकेशन कैसे बनेगा, न्यू एजुकेशन के अंदर कितने कितने क्लास किस किस तरह से पढ़ा जाएगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, न्यू pedagogicals and to be circular structure for the school education, 5+3+3+4, 3 years is Anganwadi, preschools is 12 year in the schools। यहाँ पे क्या होगा कि 5+3+3+4, इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या होगा। पहले हम 5 ईयर्स से स्टार्ट करेंगे जो कि फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा कि बच्चा मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटीज के अंदर जो है 3 ईयर्स किसके अंदर बिताएगा, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका के अंदर बिताएगा। पहले उसका कहाँ कितने एज से जो है एडमिशन कर दिया जाएगा, 3 एज से उसका एडमिशन कर दिया जाएगा और 6 ईयर होते तक वो आंगनबाड़ी में बिताएगा। उसका 6 ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको फिर से क्लास 1 एंड क्लास 2 इन दोनों को कंप्लीट करना होगा एज 6 से 8 के अंदर। तो हमको यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के अंदर क्या हुआ, 5 पॉइंट आ गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो इस तरह से क्या हो गया, इन दोनों को मिला करके 5 बन गया। तो 5 स्टेज के अंदर उसका फंडामेंटल स्टेज क्लियर होगा। जब बच्चा फंडामेंटल स्टेज को क्लियर कर लेगा तो वो प्रिपरेटरी स्टेज में चला जाएगा, और प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर खेल के साथ साथ डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड अप टू द इंटरेक्टिंग क्लासरूम्स लर्निंग, उसको अब जो है वो बच्चा फाउंडेशन को क्लियर करते हुए आ गया है, और क्लास 3 से 3 ईयर कहाँ पे बिताएगा, क्लास 3 to 5 के अंदर उसका जो है 3 ईयर्स कंप्लीट होंगे। जैसे कि क्लास 3 to 5 यहाँ पे क्या होगा, 3, 4, 5 इस तरह से 3 साल जो है वो कहाँ पे बिताएगा, प्रिपरेटरी स्टेज जो कि एज 8 to 11 के अंदर वो बिताएगा। जब बच्चा क्या हो जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज को कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा तो जो उसका मिडिल स्टेज आ जाएगा, इसके अंदर उसको जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दिया जाएगा, जैसे कि हो गया साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इसके ऊपर एंटर करेगा।
और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ बच्चा है। और यहाँ पे क्लास 6 to 8 क्लास के अंदर उसके अंदर बेसिक नॉलेज डेवलप हो चुके होंगे, और वो जो है मिडिल क्लास स्टेज को पार करेगा, और उसके अंदर मैथमेटिकल नॉलेज, साइंस नॉलेज, आर्ट्स नॉलेज, एंड टू बी सोशल साइंस नॉलेज, and each other up to the so many humanities subjects are there, and he and she have learned to more acceptable knowledge into the school. After he have completing the middle stage, he also enter in the secondary stage. अब जो है वो कहाँ पे एंटर कर जाएगा, सेकेंडरी स्टेज में एंटर कर जाएगा, और यहाँ पे उसको जो है फिर से 4 साल बिताने हैं। और यहाँ पे क्या होगा, वो क्लास 9 से 12 तक, एज 14 से लेकर के 18 तक सेकेंडरी स्टेज में आ चुका है, और मल्टी डिसिप्लिनरी, और उसके साथ साथ क्या है, स्टडी रेदर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबल, एंड टू बी स्टूडेंट्स चॉइस सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, एक ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा क्या कर पाएगा, चूज कर पाएगा सब्जेक्ट को। जब बच्चा चूज कर पाएगा सब्जेक्ट को, उसके अंदर वो जो चूज किया हुआ है, उसके अंदर जो इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट को वो पढ़ना चाहता है, वो चीजों को जो है पढ़ पाएगा। तो क्लास 9 से 12 के अंदर वो सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा, और उसके अंदर ये एज कहाँ से है, एज 14 से 18 तक। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किया है कि क्लास वो स्टार्टिंग से लेकर के 12 तक कैसे पढ़ेगा। ये जो है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक नया रूल्स है। तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है 5। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या होता है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। तो इस चीजों को आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, और अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन लर्निंग इनटू फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब बच्चे के अंदर किस किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर जो है चर्चा करते हैं। जो बच्चे के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, पहला है डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, उसके अंदर सीखने की भावना, ये पहला होना चाहिए। वो उसके अंदर इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो क्या हो सके, कि उसका डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद उसके माइंड में लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको कैसे सॉल्व करे, और अच्छे उसके माइंड में किस तरह से नए नए चीज़ों को सीखने का तरीका उसके माइंड में आना चाहिए। उसके बाद आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक, बच्चे के माइंड में जो उसको ईश्वरीय वरदान है, जो वो आर्ट करता है या क्राफ्ट में अच्छा है या म्यूजिक में अच्छा है, तो उसको भी इंस्पायर करना चाहिए, उसके ऊपर भी बच्चे का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप विथ नेचर, बच्चे को जो नेचर के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, बच्चा किस तरह से नेचर के साथ जुड़ करके सीख सके, उसके ऊपर जो है विचार करना चाहिए। कलर, शेप एंड अल्फाबेट्स एंड नंबर, इन सभी को जो है बहुत ही अट्रैक्टिव बना करके सिखाना चाहिए। बच्चे इन सभी चीज़ों को देख करके उनके मन में हीन भावना ना आए, उसको सीखने के लिए तत्पर रहे। तो इन सभी चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद बच्चे के अंदर टीम वर्क करने का और कोलैबोरेट होकर के रहने का, इसका जो है एक लॉजिकल थिंकिंग बना करके, टीम वर्क बना करके कैसे बच्चे सीखे, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, नए नए चीज़ों को नए नए तरीके से कुछ इनोवेटिव करके बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। उसके बाद बच्चे के अंदर एथिक्स एंड मोरल थिंकिंग्स को डेवलप करना चाहिए, और बच्चा किस तरह से सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ इवेल्युएट बन सके, अपने आप को कैसे समझ सके या सेल्फ आइडेंटिफाई कैसे कर सके, उसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए। उसके बाद एटिट्यूड्स एंड बिहेवियर फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। बच्चे को जो है इमोशनली अटैच करना उसके फैमिली के साथ, उसके जो
रिलेशन में है, या बच्चा अपने माँ पापा या उसके जो पेरेंट्स है उसके साथ कैसे बिहेवियर करता है, उसका बिहेवियर को भी डेवलप करना चाहिए। जब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए चीज़ों को सीखते हैं तो हमारे अंदर किन किन और चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए। एक है कंप्यूटेशंस थिंकिंग, मतलब इंक्रीज द एम्फसाइजिंग ऑन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग थ्रू आउट द स्कूल ईयर। हमारे अंदर स्कूल के अंदर कंप्यूटर का नॉलेज ये भी देना जरूरी है कि वो स्किल्स किस तरह से सीख सके, कंप्यूटर के अंदर वो किस तरह से मास्टरी या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज उसके अंदर कैसे आ सके। मैथमेटिकल थिंकिंग एंड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को अप्लाई करते हुए मैथमेटिक्स को सिखाना, और उसके सामने जितने भी गेम्स हैं, पजल्स हैं, या जो इनोवेट मेथड्स हैं उन सभी को अप्लाई करते हुए पजल्स को सॉल्व करना, गेम्स को खेलना, इन सभी आइडियाज को भी अप्लाई करना जरूरी है। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग उसके अंदर एक जो है कोडिंग, डिकोडिंग या एक्टिविटी इन्वॉल्व टू बी कोडिंग विद बी इंट्रोड्यूस इन द मिडिल स्टेज। तो उसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज, कोडिंग, डिकोडिंग ये सब भी जो है सिखाना जरूरी है। अभी के लिए जो एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एआई एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इंक्लूडिंग टू बी कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट इन द स्कूल्स। तो एआई को एक बेस सब्जेक्ट बना करके स्कूल सभी में पढ़ाना जरूरी है। तो टीचिंग एंड कंसेप्चुअल लर्निंग, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइनिंग, डिजाइन थिंकिंग टू होलिस्टिक हेल्थ डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजन्स, इन सभी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से सिखाना हमारे स्कूल एजुकेशन में एडॉप्ट किया जा रहा है एनईपी 2020 के अंदर। और बच्चा सीखेगा कैसे, किस तरह से सीखेगा? लैंग्वेज के थ्रू से सीखेगा। लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज को कितना स्ट्रांग बनाना है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन of till grade 5 and the prepared till grade 8 and to be buying will be home language, mother language and local language। तो यहाँ पे बोला गया है कि बच्चा जितना अपने मदर टंग में सीखता है, अपने मदर लैंग्वेज में सीखता है, तो वो उतना और किसी भाषा में सीख नहीं सकता। ये रिसर्च के थ्रू भी प्रूव हो चुका है। तो हम क्या करें, बच्चों को होम लैंग्वेज या जो लोकल लैंग्वेज है उसमें सिखाने की प्रयास करें। ये उसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ए फॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन टू बी टेकन बाय एवरी स्टूडेंट्स। तो एक्टिविटीज के थ्रू सिखाना, एक्टिविटीज के थ्रू फॉन प्रोजेक्ट बना करके सिखाना, लैंग्वेज को इंटरेक्ट करना या लैंग्वेज को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना करके सिखाना जरूरी है। और 3 लैंग्वेज टू बी थॉट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड यूटी। थर्ड लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए वो जो है स्टेट डिसाइड करेगा या उसके यूटी डिसाइड करेंगे बच्चे किस लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज रखेंगे। उसके बाद ऑल क्लासिकल लैंग्वेज को भी सिखाना जरूरी है। विल बी वाइडली अवेलेबल इनटू द स्कूल एज टू बी ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्लासिकल लैंग्वेज के थ्रू बच्चों के पास लाना चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि टीचर एजुकेशन, मतलब जो बच्चों को पढ़ाएगा वो टीचर होगा, तो उसको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का करना जरूरी है। टीचर एजुकेशन विल बी gradually be moved by the 2030 as to be multidisciplinary college and university। तो यहाँ पे देखेंगे कि बीएड का कोर्स को 4 साल कर दिया गया है। minimum degree qualification of teaching that to be include students teaching at to the local schools by to be 230, मतलब 4 years का कंपलसरी बीएड। उसके बाद 2 ईयर बीएड। 2 ईयर बीएड यहाँ पे क्या लिखा गया है, फॉर द एप्लीकेंट विथ एन टू बी एग्जिस्टिंग बैचलर डिग्री इन अदर स्पेशलाइज सब्जेक्ट। तो उनके लिए 2 ईयर बीएड होना जरूरी है। 1 ईयर बीएड फॉर दोज हु हैव टू बी कंप्लीट इक्विवेलेंट
for 4 multidisciplinary bachelor degree on the obtained master degree in the specialized। जो बीएड के साथ जो डिग्री कर चुके हैं उसके साथ साथ एमए कर चुके हैं उनको 1 ईयर का बीएड लेकर के आगे का टीचिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अब हम देखेंगे फोकस ऑन सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप। तो जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके ऊपर किस तरह से हम अपना जो है एनईपी 2020 को देखते हैं। SEDGS कैन बी ब्रॉडली कैटेगरी बेस्ड ऑन टू बी जेंडर आइडेंटिटीज पर्टिकुलरली फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल। जो जेंडर इक्वलिटीज है उसको भी हम क्या करें कि नॉर्म्स बनने ना दें, हम उसके ऊपर भी अच्छा वर्क करें। सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज सच एज टू बी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज, इसको भी अनदेखा ना किया जाए। ग्रुपिकल आइडेंटिटी सच एज टू बी स्टूडेंट फ्रॉम टू द विलेजर्स, स्मॉल टाउन्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इसके ऊपर भी उन सभी को भी हम क्या करें कि एजुकेशन के अंदर एडअप करें। डिसएबिलिटीज इंक्लूड टू बी लर्निंग डिसएबिलिटीज एंड हम क्या करें डिसएबिलिटीज स्टूडेंट्स को अनदेखा ना करें, उनको भी इसके अंदर इंटरफेयर करें या उनको भी इसके अंदर जो है आने की चांसेस मिले। सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन सच एज टू बी माइग्रेंट कम्युनिटीज, लो इनकम household, children into be vulnerable situation, victims of or to the children and the victims on trekking. Orphanage includes children beggars to be urban area and to be urban poor area सच एज टू बी, यहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए जिसका इनकम अच्छा नहीं है, वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको भी एजुकेशन के अंदर लाना, एजुकेशन को उसको जो है अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। जैसे कि लो इनकम हाउस होल्ड जो होते हैं जिसका इनकम उतना ज़्यादा नहीं है फिर भी वो क्या करना चाहता है कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो उनको जो है फोकस किया जाएगा। उसके बाद विक्टिम ऑफ टू द चिल्ड्रंस, विक्टिम ऑफ टू बी ट्रैफिकिंग, कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं जिसमें कि उनको क्या किया जा रहा है कि एजुकेशन को उनको दिया नहीं जा रहा है, तो उन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पे अर्बन एरियाज एंड अर्बन पोर एरियाज, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनका फोकस इन सभी के ऊपर है जिसको कि एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। जैसे कि हमने चर्चा किया जनरल आइडेंटिटीज, सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज, ग्रुपिकल आइडेंटिटीज, डिसएबिलिटीज, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, इन सभी के ऊपर भी। तो इसको क्या किया गया है, सेपरेट स्ट्रेटेजी विल बी फॉर्मुलेटेड बाय टू द फोकस अटेंशन फॉर द रिड्यूसिंग ईच ऑफ द कैटेगरी वाइज टू बी गैप इन द स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के अंदर इन सभी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा अनदर फॉर्मेट का अधिकार है, अनदर पर्सन का अधिकार है। तो हमको क्या करना है कि इन सभी को भी उतना ही प्रायोरिटी देना है, उन सभी को उतना ही मेजोरिटी के थ्रू हमको स्कूल एजुकेशन के अंदर लाना है। और उनको एनईपी 2020 यही कहता है कि इन सभी डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करके, डिस्क्रिमिनेशन को एक्टिवेट ना करते हुए हम जो है एजुकेशन को और सुइटेबल और जो है स्वीट बना सकते हैं। हम अब देखेंगे एंश्योरिंग इक्वलिटी, इक्वलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। लर्निंग आउटकम्स को जो है एसटी, एससी, ओबीसी, इन सभी को ऑन इक्वलिटी थ्रो में ना देखें, सभी को एक नज़र में देखें। और स्पेशल मैथमेटिक्स मैकेनिज्म और स्पेशल मैकेनिज्म को अलाउ करते हुए ट्राइबल ग्रुप्स या रिसीव इक्वलिटी एजुकेशन को इन्वॉल्व किया जाए। उसके बाद इंटेंशनशिप्स जो ECCE फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, इसके अंदर भी बातचीत किया गया है। उसके बाद SEZ मतलब हमारा जो है स्पेसिफिक एजुकेशन जोन्स, इन सभी को डिसाइड करते हुए आगे की ओर फॉरवर्ड करना चाहिए। फ्री वेबिनार का जो है यूज करना चाहिए, फ्री वेबिनार को भी यहाँ पे अलाउ किया गया है। काउंसिलर फॉर टू द रिक्वायरमेंट फॉर द काउंसिलर इन द स्कूल्स, सभी स्कूल में एक एक काउंसिलर को एडॉप्ट करते हुए स्कूल एजुकेशन को और जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। एडिशनल स्कूल्स मतलब जैसे कि सेटिंग अप टू द एडिशनल JNBS, KBS टू बी इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर SEZS to develop our education to a proud education। तो NEP 2020 का ये ऑन इक्वलिटी को ख़त्म करने के बारे में भी सोचा गया है। तो हम
न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीखे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, और इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। हमारे NEP 2020 को पूछा जाता है, NEP 2020 को कैसे अप्लाई किया जाएगा, किस तरह से हमारा डेवलपमेंट होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत किया जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन सभी चिल्ड्रंस को भेजें जिसमें कि उनको जानने की क्यूरियोसिटी है कि व्हाट इज कल टू बी NEP 2020 टू NEP 2020 के अंदर क्या है। इन सभी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।